तो नमस्कार साथियों, आज एक बार अपन फिर से आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर के हाजिर है। दोस्तों, आप में से ही कुछ प्यारे भाइयों ने सुझाव दिया कि सर आप स्टार्टिंग से सॉल्यूशन कराना शुरू कर देते हो तो हम पूरा पेपर ओएमआर शीट में करके नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं एक बार आपको बिना आंसर लगाए पूरा पेपर शो कर देता हूँ। आप उसे पॉज करके अपनी ओएमआर शीट में भर लीजिएगा। फिर जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो आप अपने एक एक आंसर को वहाँ से चेक करके आप अपना सही आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों, चैलेंज है, अगर आपने इस पेपर में से 100 क्वेश्चन सही कर दिए नेगेटिव हटा के, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 100 या 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिए नेगेटिव हटा के। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर में आपको दिखा देता हूँ, आप ओएमआर शीट में इसे भरिएगा और फिर चेक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट कर देता हूँ मैं, आपको एक एक क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा। आप फिर इसे पेपर को सॉल्व कीजिए, ओएमआर शीट में भी भरिए गोले करके, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चंस में आपको एक बार दिखा देता हूँ। बीच बीच में पॉज कर करके आप कंप्लीट जो है सभी के ऑप्शंस भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ फाइल में शेयर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप जो कोई मेरे दोस्त ओएमआर शीट भर के अपने आप का सही आकलन करना चाहते हैं कि वो कितने पानी में है, कितने सिलेक्शन की ओर है, तो वो आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अपन लगभग आधे पेपर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप टाइमिंग भी नोट कर पाएंगे कि आप कितने समय में पेपर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन लगभग 80 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, बस 40 क्वेश्चन और है, फिर अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आपको जो भी तकलीफ़ हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप अच्छा कमेंट भी कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, तो अपन उसे सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश की जाती है कि कोई गलती ना रहे, लेकिन फिर भी कई बार गलतियां हो ही जाती है। 110 पे पहुंच चुके हैं, मात्र 10 क्वेश्चन और है। ये कंप्लीट 120 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस मॉडल पेपर के आंसरों पे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अपने को यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला है कि निसंक्रमण की यांत्रिक विधि में बर्कफील्ड फिल्टर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जानवरों के आवास का निसंक्रमण पराबैंगनी किरणों से करते हैं। पशु की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होने वाली सर्जरी रेडिकल सर्जरी नहीं है भैया। कैसी सर्जरी होती है? कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, तो ये गलत है। रोगाणुनाशी रसायन कम मात्रा में एंटीसेप्टिक तथा अधिक मात्रा में निसंक्रामक की तरह कार्य करते हैं। मात्रा का मतलब यहाँ किससे है? सांद्रता से है। किससे है? सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन से उनका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ अपने को पूछा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब असत्य पूछा, तीसरा ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कितने कथन, पहली बात तो कितने यानी संख्या पूछी है, और दूसरी चीज़ पूछा सही है, मतलब अपने को ये पता होना चाहिए प्रत्येक कथन के बारे में, ठीक है जी। यहाँ पर पहला कथन है अपने पास कि डिप्लोटिन प्रोफेज अवस्था की, प्रोफेज प्रथम की सबसे अंतिम उपावस्था है। बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। लेजा पेडिडा
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो लास्ट वाली कौन सी है? डायाकाइनेसिस है, डिप्लोटीन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गलत, मतलब ए गलत है पहला स्टेटमेंट। सहलग्नता तथा क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समानुपाती नहीं होते, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये भी गलत है। गाय तथा बकरी में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, बिल्कुल समान होती है, 60-60 गुणसूत्र होते हैं। जीन संतुलन सिद्धांत सीबी ब्रिज ने ड्रोसोफिला के आधार पर दिया, किसके आधार पर दिया? ड्रोसोफिला के, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र के सेट में 2 गुणसूत्र का कम होना नलीसोमी कहलाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ से 3 कथन सही है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं कर देना है, ऑप्शन चौथा जाएगा। ये 3 कथन किसके अंदर है? चौथे ऑप्शन में। कई बार गलती होती है, 3 कथन सही है तो अपन तीसरे पे टिक कर देते हैं, नहीं भैया, चौथे ऑप्शन में मिलेंगे 3 एंटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 स्टेटमेंट दिए और पूछा ऊपर दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो असत्य नहीं है। क्या पूछा है? असत्य नहीं है। असत्य नहीं का मतलब कैसा कथन चुनना है? सत्य कथन चुनना है। चलिए, सबसे पहले एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है, बिल्कुल गलत बात है। किसको कहा जाता है? डी को नहीं, किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। भूसे में डीसीपी 0%, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो टीडीएन 40% होता है, बिल्कुल राइट बात है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 80%, नहीं भैया, कितनी होती है? 46%, और एग्जैक्ट जाओ तो 46.6%, लेकिन अपने 46 याद रख लो। मुर्गियों में आवश्यक अमीनो अम्ल 20 नहीं होते भैया, कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो कि क्या है? असत्य नहीं है। तो चलिए भैया, यहाँ से केवल कौन सा है? बी, यानी कि ओनली बी जो है वो असत्य नहीं है, यानी कि क्या है? सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो निम्न में से गलत कथन चुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें सबसे पहले अपने को पूछा है, क्या पूछा है? कि शिश्न में सूजन पोस्थाइटिस कहलाता है, बिल्कुल गलत बात है। पोस्थाइटिस तो होता है प्रीप्यूज की सूजन, है ना। शिश्न की जो सूजन है वो कहलाती है बेलेनाइटिस, तो ये गलत बात है। ऊँट तथा बिल्ली प्रेरित अंडोत्सर्ग दर्शाते, बिल्कुल सही है, ठीक है साहब। फिर अब भ्रूण से शिशु बनने तक कोई असामान्य विकास टेरिटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पशु नर जनन अंगों की कारिकी का अध्ययन गायनेकोलॉजी, नहीं भैया, एंड्रोलॉजी की बात करते हैं। तो गलत कथन पूछा है, तो गलत अपने ए और डी जो है वो गलत है, और ए और डी अपने को किस में मिल रहे हैं? अपने को तीसरे ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से बेमेल को छांटिए। किसको छांटना है? बेमेल को छांटना है, यानी अपने को पहले देखना है चारों कथन में बेमेल कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहा है, गलत सही कुछ नहीं पूछा, बस ये कहा है बेमेल को छांटिए। तो देखते हैं, अपन शुरू से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन, पहली लाइन है रेडियो ट्रांजिस्टर नॉन रिकॉर्डिंग ऑडियो एड्स है, बिल्कुल सही बात है, इधर नहीं दूसरी तरफ, सही स्टेटमेंट है। पशुधन सहायक पशु चिकित्सालय का मुख्य अधिकारी होता है, नहीं, गलत बात है। घोड़ों का प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, राइट बात है। गोरबंद ऊंट के गले के श्रृंगार के लिए आभूषण है, बिल्कुल राइट बात है। तो अब यहाँ से बेमेल कौन सा हो गया? दूसरा कथन, क्योंकि 3 कथन सही है, एक गलत है, तो ये बेमेल हो गया। निम्न में से सही कथन होगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कि निम्न में से सही कथन होगा। तो भेड़ों को गरीब की गाय कहा जाता है, बिल्कुल गलत बात है। भेड़ को कब से गरीब की गाय कहते हैं? बकरी को कहते हैं। असील तथा कड़कनाथ मुर्गी की अमेरिकन, नहीं भैया, ये तो देसी हो गई अपनी, ठीक है। तीसरा बोल रहा पिता से घोड़े तथा सुडोमिनेंट जानवरों में अनुपस्थित होता, बिल्कुल सही बात है, पिता से यानी गोल ब्लैडर। चौथा कह रहा है अंगूठा विधि दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि है, नहीं भैया, अंगूठा विधि अच्छी विधि नहीं है। फुल हैंड मेथड या पूर्ण हस्त विधि या जिसे फिस्टिंग कहते हैं वो सबसे अच्छी विधि है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है लेंटाना कमारा विषाक्तता में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है भैया? यहाँ पे मैं बात करूँ तो हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है और सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है घोड़े में हड्डियों की संख्या होती है तो वो कितनी होती है? 200। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए के अंदर देखिए दोस्तों, पहला आपको दे रखा है क्या है? एपिटैक्सिस। तो एपिटैक्सिस क्या है? नाक से रक्त स्राव को अपन क्या कहते हैं? एपिटैक्सिस कहते हैं, यानी पहले में डी। तो पहले में डी कहाँ कहाँ आ रहा है? पहले में डी चारों में ही आ रहा है। दूसरा है अपने पास ऊटाइटिस। तो ऊटाइटिस क्या हो जाएगा? ऊटाइटिस हो जाएगा, चलो अभी अपने को इसमें अपने इस तरफ नहीं दे रखा है, कान में सूजन को बोलते हैं, कान का एक ही ऑप्शन है इधर, दूसरा मुंह दे रखा है, तो इसके लिए ए ही आ जाएगा। और दूसरे में ए कहाँ कहाँ दे रखा है?
3 जगह दे रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ से नेक्स्ट देखिए स्टोमेटाइटिस, तो स्टोमेटाइटिस यहाँ से किससे संबंधित है, मुंह से संबंधित है, तो ये ई आ गया है ना, तो ये तीसरे में ई आ चुका है, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत है। फिर देखो एपोप्लेक्सी, तो एपोप्लेक्सी के लिए बात करूँ तो मैं यहाँ से बात करूँ दिमाग में जो रक्तस्राव है उसे क्या कहेंगे, एपोप्लेक्सी, तो यहाँ सी आ जाएगा। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए है, टीबी के लिए, तो सी और बी, तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग की मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से मूत्र त्याग करने में दर्द महसूस होता है, और वो दर्द महसूस होना क्या कहलाता है, ठीक है, डायसूरिया। निम्नलिखित में से कितने कथन सही है, तो यहाँ से एक बार फिर से कितने कथन सही है पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर अपन बात करने जाएं तो एल्बेंडाजोल का प्रयोग कृमि को नष्ट करने के लिए मुख मार्ग द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है उपचार पर्ची में आरएक्स को सुपरस्क्रिप्शन वाले भाग में लिखा जाता है। निकेथेनाइड को लास्ट मिनट ड्रग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। भेड़ों के बाह्य परजीवियों को नष्ट करने तो साइपरमेथ्रिन दवा का इसमें क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। और अमीनोग्लाइकोसाइड औषधि जीवाणु में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कर देती है, बाधित कर देती है। यानी यहाँ से पूछा कितने कथन सही है, तो पाँचों के पाँचों ही सही है, तो चौथे ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। फिर है 12वां क्वेश्चन, रिसेसिव एपिस्टेसिस में F2 फिनोटाइप का अनुपात होता है, तो F2 फिनोटाइप का अनुपात यहाँ पर कितना होता है, 9:3:4। गाय में हीट का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, तो गाय में हीट का पता लगाने का सबसे अच्छा समय होता है जल्दी सुबह। प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है, तो प्रसार शिक्षा का जो पिता है वो है जेम्स स्टुअर्ट। पॉइंट ऑफ हिप बनाती है, तो जो पॉइंट ऑफ हिप है वो कौन बनाती है, आपकी इलियम बनाती है। गाय के शरीर का सामान्य ताप होता है, गाय के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है भैया, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कौन सा खनिज कॉपर के विपरीत कार्य करता है, तो कौन सा खनिज है, मोलिब्डेनम है। ठीक है जी, एक बार फिर से मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन है। मिलान कीजिए में अपने पास सबसे पहले क्या है कि पेनिसिलिन जी, तो पेनिसिलिन जी है वो किससे प्राप्त होती है अपने को, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा ई, तो तीसरा ऑप्शन तो हो गया गलत, बाकी ये तो देखो 3 में ई आ रहा है। फिर दूसरा है जी नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए बात करूँ तो 1% मिथाइलिन ब्लू, तो सी, इसके सामने दूसरे के सामने सी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करूँ तो यहाँ CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं इसे। ठीक है, आधा जल का अणु है, हाफ H2O, तो ये डी आ गया इसके सामने, तो ये डी नहीं है तो ये गया, यहाँ से डी है। फिर चलिए मलहम, मलहम के ऊपर जाएं तो अपन क्या कह देंगे, त्वचा पर लगाई गई अर्ध ठोस औषधि, यानी चौथे में ए आएगा, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। चिर निद्रा लाना नार्कोटिक्स हो जाएंगे। आंतों से कैल्शियम का अवशोषण कराने वाला हार्मोन है, तो आंतों से कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी करवाता है। सूक्ष्म जीवों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना कहलाता है, वो कहलाता है स्टरलाइजेशन। समागम से फैलने वाली बीमारी है, समागम यानी कोइटस से कौन सी बीमारी फैलेगी, एक तो आपके ब्रुसेलोसिस और यहाँ पे एक है ट्राइकोमोनियासिस, तो 1 और 2 दोनों। 22वां क्वेश्चन है एसुमेलित को छांटिए, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एसुमेलित को छांटिए। इसके अंदर अगर अपन बात करने जाएं तो बुलोक क्या है, बदियाकरण किया हुआ नर जिसे बोझा ढोने में काम में लेते हैं। स्टीयर क्या है, बदियाकरण किया हुआ नर जिसे मांस उत्पादन में काम में लेते हैं, सही बात है दोनों ही। टीजर बुल क्या है, बिना बदियाकरण किया हुआ नर, और बुल क्या है, बिना बदियाकरण किया हुआ नर। इसे टीजर बुल प्रजनन में यूज और इसे भी बोल रहा है प्रजनन में यूज, तो बुल की बात तो सही है, लेकिन टीजर बुल बिना बदियाकरण किया हुआ, सही बात है। क्या करते हैं यहाँ पर, वेसेक्टोमी करते हैं। ठीक है साहब, बदियाकरण तो नहीं करते, क्या करते हैं, वेसेक्टोमी करते हैं, लेकिन प्रजनन में यूज नहीं लेते इसको। किस में यूज लेते हैं, हीट डिटेक्शन में काम में लेते हैं, तो ये एसुमेलित आ गया अपने पास, कौन सा, तीसरा ऑप्शन। निम्न में से गर्भकाल का आरोही क्रम है, सबसे पहली बात तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कैसा क्रम होता है, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले कुतिया के गर्भकाल की बात करूँ तो कितना दिन, 62 डे। सुअरी का बात करें तो 114 114 दिन। भेड़ की बात करें तो कितना दिन होता है, 145 दिन। और बकरी की बात करें तो कितना होता है, 155 दिन। चलिए भैया, बढ़ता क्रम पहला ही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए।
24 में एक तरफ तो दे रखा है क्या चीज़, बेस्ट, दूसरी तरफ दे रखा है कि नस्ल। यानी देखिए किस तरीके से पूछ रहा है कि बेस्ट बीफ की नस्ल कौन सी है। पहला क्या पूछ रहा है, बीफ के लिए जो बेस्ट नस्ल है, यहाँ से बात करें तो वो बेस्ट नस्ल कौन है, तो वो तो आपको पता है गिर है, तो पहले में डी आएगा, पहले में क्या आएगा, डी आएगा। दूसरा पूछ रहा है बेकन, दूसरा क्या पूछ रहा है, बेकन पूछ रहा है, तो बेकन बोले तो बेकन के लिए आएगा लैंड्रेस, बेकन के लिए कौन आएगी, लैंड्रेस, तो दूसरे में आएगी ई, दूसरे में ई। तीसरा पूछ रहा मटन, मटन के लिए बेस्ट कौन है, तो मटन के लिए बेस्ट है आपकी नेलोर, कौन है जी, नेलोर, ठीक है, मटन के लिए कौन है, नेलोर, तो बी आएगा तीसरे में। ये गया, 2 बच गए, तीसरे में बी, ठीक है। चौथे में देखो चेवोन, चेवोन के लिए कौन आ जाएगी, ब्लैक बंगाल आ जाएगी, और चिकन के लिए कौन आ जाएगी, कॉर्निश आ जाएगी, तो ए और सी, चौथा ऑप्शन सही। अगला देखिए, गाड़ी के पहिए जैसा केंद्रक पाया जाता है, तो गाड़ी के पहिए जैसा केंद्रक मिलेगा प्लाज्मा कोशिका में। फिर असत्य कूट को छांटिए, 26वां क्वेश्चन है, असत्य कूट को छांटिए, तो क्या है, सबसे पहले बोला है आरपी, आरपी मतलब रिंडरपेस्ट, जिसे अपन कैटल प्लेग भी कहते हैं, जिसे पशु माता भी कहते हैं, जिसे बोवाइन टाइफस भी कहते हैं। मोरबिली वायरस से होता है, किससे होता है, मोरबिली वायरस से होता है, जो पैरामिक्सोविरिडी का है। उसी मोरबिली वायरस से होता है पीपीआर, जिसे पेस्टिडेस पेस्टिस रूमिनेंट्स कहते हैं। गोट प्लेग भी बोलते हैं, स्यूडो रिंडरपेस्ट भी बोला जाता है, तो ये बात भी सही है। और ये भी किससे होता है, मोरबिली वायरस से ही होता है। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, इसे पोल्ट्री प्लेग भी कहते हैं, ठीक है, इसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो बोवाइन वायरल डिजीज़, ये जो बोवाइन वायरल डिजीज़ है ना, यहाँ लिखा है 3 डे सिकनेस। दोस्तों 3 डे सिकनेस तो आपको पता है किसे कहते हैं, एफिमेरल फीवर को कहते हैं, है ना, जिसे अडेया बुखार कहते हैं गाय के अंदर, और रेबडो वायरस से होती है, तो बोवाइन वायरल डिजीज़ इसे नहीं बोलेंगे, तो ये यहाँ पर असत्य कूट है, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या, प्लाज्मा झिल्ली का अधिकांश भाग जो है वो किसका बना होता है, तो अधिकांश भाग है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है QID का तात्पर्य है, तो QID का तात्पर्य दिन में 4 बार। वर्तमान में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला लोकल एनेस्थीसिया है, तो वो है लिग्नोकेन, कौन सा है दोस्तों, लिग्नोकेन। किस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में अधिकता होती है, तो यहाँ से कौन से में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। मुर्गियों में फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B7 की कमी से। 32 वृषण की सबसे बाहरी परत है, वृषण की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। गोमती सागर पशु मेला मुख्यतः गाय की कौन सी नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है, तो गोमती सागर पशु मेला जो है वो गाय की आपके मालवी नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है। मारवाड़ी नस्ल किस पशु की नहीं है, यानी आपको देखो मारवाड़ी की नस्ल जो है वो गाय के अंदर नहीं मिलेगी, बाकी मारवाड़ी भेड़ मिलेगी, मारवाड़ी घोड़ा भी मिलेगा और मारवाड़ी बकरी भी मिलेगी, ठीक है। 35 है, निम्न में से असत्य नहीं है, असत्य नहीं है का मतलब क्या हो गया, सत्य क्वेश्चन सत्य स्टेटमेंट पूछा है, सही ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो चलिए, कुतिया में टी आकार का गर्भाशय मिलता है, गलत बात है, कुतिया में कैसे आकार का मिलता है, वी आकार का गर्भाशय मिलता है कुतिया में, तो ठीक है। फिर क्या कह रहा है, धमनी में वाल्व उपस्थित जबकि शिरा में वाल्व अनुपस्थित होते हैं, इसका उल्टा होता है, ठीक है। फिर अगला है कि बेल में रिनल पेल्विस अनुपस्थित होता है, तो ये बात भी तो क्या हो गई जी, बेल के अंदर रिनल पेल्विस, ठीक है। फिर कह रहा है फेटलोक संधि फीमर अस्थि द्वारा बनाई जाती है, तो फीमर द्वारा थोड़ी बनेगी। फेटलोक कहाँ बनता है, आपके मेटाटार्सल और फर्स्ट फेलिंग्स के मध्य, कहाँ बनता है, मेटाटार्सल और फर्स्ट फेलिंग्स के मध्य बनती है कौन, फेटलॉक संधि, जो एक प्रकार की कब्जा संधि है, तो ये भी गलत है, तो सत्य कथन कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक है जी। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, तो 36 के अंदर बात करें तो यहाँ पूछ रहा है कि शरीर का तापमान सामान्य से कम होना पॉलीथर्मिया कहलाता है, नहीं जी, कम होना कहलाएगा आपके हाइपोथर्मिया और ज़्यादा होना हो जाएगा हाइपरथर्मिया। फिर अगला है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया वायरस जनित रोग है, तो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जिसे रेड वाटर के नाम से जानते हैं, और ये आपको पता क्लोस्ट्रीडियम नोवियाई टाइप D है, उससे क्या होता है, टॉक्सिन निकलते हैं और उनके द्वारा होता है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई।
गम्बोरो रोग मुर्गियों में होने वाला रोग है, तो ये तो सही बात है। फिर कहता है मादा पशु को ब्याने के बाद खुद के बच्चों को खाना इन्फेंटोफेजिया कहलाता है, सही बात है। शुगर में आईवी जुगुलर वेन में दी जाती है, तो ये तो गलत बात है, जुगुलर वेन में नहीं देते, वो तो किस में देते हैं, ईयर वेन में देते हैं, तो ये गलत है। तो कितने असत्य कथन है, असत्य कथन दोस्तों 2 है, ठीक है। कितने हैं असत्य कथन, 2 असत्य कथन है अपने इसके अंदर। असत्य 2 नहीं, 1 यहाँ रहा असत्य कथन, कौन सा वाला, ए वाला और बी वाला और ई वाला, तो 3 असत्य कथन है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। सुअरी में एआई करते समय वीर्य कहाँ छोड़ते हैं, तो जो सुअरी है उसमें एआई करते समय जो वीर्य छोड़ेंगे वो यूट्रस में छोड़ते हैं, ठीक है। उल्टा एल ब्लॉक निश्चेतक किस ऑपरेशन में काम में लेते हैं, तो वो आपके काम में लेते हैं र्यूमेनोटॉमी में। ऊर्जा युक्त दाना नहीं है, तो वो ऊर्जा युक्त दाना जो आपके यहाँ पर नहीं है वो खड़ है, दलिया चोकर मक्का ये सब ऊर्जा युक्त है। फिर है क्रोटॉन टिग्लियम के बीज किस प्रकार की औषधि है, तो किस प्रकार की औषधि है, कैथेरेटिक्स, कैथेरेटिक्स। रेहब्डो वायरस किस बीमारी का कारक है, तो रेहब्डो वायरस जो है वो आपके एफिमेरल फीवर का कारक है, ठीक है, जिसके बारे में अभी बताया था, अडेया बुखार। मिडलमैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो मिडलमैन ऑफ सेल जो है वो आपके कहा जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को। अंतःकरण किस हड्डी में रखा रहता है, तो जो अंतःकरण है ना दोस्तों वो किस हड्डी में रखा रहता है, पेट्रियस टेम्पोरल अस्थि में। किस अस्थि में रखा रहता है, पेट्रियस टेम्पोरल अस्थि में। ऊंट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार ने इसे राज्य पशु कब घोषित किया, तो ऊंट के संरक्षण के लिए उसे 30 जून 2014 में इसे क्या घोषित किया, राज्य पशु घोषित किया। फिर देखिए भैया 45 मिलान करें, क्या करें, मिलान करें, तो 45 के अंदर देखिए सानेन। सानेन आपको पता है दूध की जो रानी है वो किसे कहते हैं, सानेन को कहते हैं, तो पहले में आएगा दोस्तों डी, ये ऑप्शन गया और ये 3 ऑप्शन बच गए। फिर है नेलोर, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए दूसरी तरफ क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बकरी जैसी भेड़, तो बकरी जैसी भेड़ बिल्कुल नेलोर को ही कहते हैं, तो दूसरे में ई और ये भी गया, अब बच गए 2, तो तीसरे में ए आ रहा है, लय खाना ऊँट में संभोग की क्रिया, बिल्कुल सही है। फिर अब वुल्फ टीथ और डेंटल स्टार, एक में घोड़ा आना चाहिए और एक में ऊँट आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो वुल्फ टीथ है वो किस में होते हैं, ऊँट में होते हैं, और डेंटल स्टार किस में होता है, घोड़े में होता है। इसमें सी आएगा और इसमें बी आएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 45वें में। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रक्त समूह की खोज है वो आपके लैंडस्टीनर ने की थी। खुले स्थान और ढका हुआ स्थान का अनुपात लूज हाउसिंग सिस्टम में कितना होता है, तो वो कितना होता है, 2:1। श्वेत क्रांति में ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है, दुग्ध उत्पादन से। पैराफिमोसिस का अर्थ है, तो ये तो पता होना चाहिए, पैराफिमोसिस है लिंग का पुनः प्रीप्यूज में नहीं जाना। रूमिनेंट्स में अधिक प्रोटीन खुराक लेने से होता है, तो अधिक प्रोटीन की खुराक लेने से रूमिनेंट में क्या हो जाता है, एल्केलोसिस हो जाता है। पशु की एक ही नस्ल के दूर के रिश्तेदारों के मध्य होने वाला जो प्रजनन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लाइन इन ब्रीडिंग। रेक्टल प्रोलेप्स के केस में कौन सा सूचर पैटर्न काम में लेते हैं, तो दोस्तों इसमें काम में लेते हैं पर्स स्ट्रिंग सूचर, ठीक है। पशुओं के में विषाक्तता के उपचार हेतु प्रयुक्त स्पेसिफिक एंटीडोट का कौन सा युग्म सही नहीं है, देखो एट्रोपिन सल्फेट में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग काम में लेते हैं, विटामिन के वारफरिन पॉइजनिंग में काम में लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग में काम में लेते हैं। लेकिन ये जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट वाला है सेलेनियम पॉइजनिंग, ये गलत हो गया, ठीक है जी। फिर देखिए 54, हॉक जॉइंट किन हड्डियों से मिलकर के बना होता है, तो हॉक जॉइंट के अंदर आपके क्या होती है, टीबिया, टार्सल और मेटाटार्सल, टीबिया, टार्सल और मेटाटार्सल। निम्न में से रिकेट्सिया से होने वाला रोग नहीं है, तो ये जो 55 है रिकेट्सिया से होने वाला, क्यों फीवर रिकेट्सिया से, इर्चिलियोसिस है, इलिचियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस, ये सभी किससे होती है, रिकेट्सिया से। लेकिन ये जो थाइलेरियोसिस है ये किससे होता है आपके, ये होता है जिसे ईस्ट कोस्ट फीवर कहते हैं, ये थाइलेरिया एनुलाटा से होता है, जिसके वाहक कौन होते हैं, वाहक होते हैं चींचड़े। चींचड़े रोग नहीं करते हैं, रोग तो कौन करता है, थाइलेरिया एनुलाटा, ठीक है। लिम्फ नोड में सूजन, इसका क्या होता है, लक्षण होता है। और यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलती है, कोच ब्लू बॉडी देखने को मिलती है WBC के अंदर, ठीक है। तो ये जो थाइलेरिया है ना, ये रिकेट्सिया से होने वाला रोग नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पशु शरीर की मृत्यु के बाद पेशी का कठोर हो जाना कहलाता है। तो पेशी का कठोर हो जाना क्या कहलाता है? राइगर मोर्टिस कहलाता है। निम्नलिखित में से गुणसूत्रों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। तो यहाँ से घटता हुआ क्रम चाहिए अपने को। और आपको पता है, देखो बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 60। भेड़ के अंदर कितने होते हैं? 54। अब दलदलीय भैंस और नदीय भैंस, आपको पता गई भैंस पानी में तो 2 बढ़ा दो, और दलदलीय भैंस है तो 48 कर दो। और मिथुन आपको पता है, ये मिथुन दा कितने का? 58 साल का। अब पूछा है अपने को अवरोही क्रम, तो घटता हुआ क्रम यानी सबसे पहले कौन होनी चाहिए? बकरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बकरी इन 2 में मिलेगी। ये वाला में तो ऊपर नीचे दिख रहा है आपको। और फिर उसके बाद में कौन आना चाहिए? 58 वाला यानी मिथुन आना चाहिए। फिर उसके बाद में 54 वाला कौन? भेड़ आनी चाहिए, अभी भी ठीक है। फिर कौन आनी चाहिए? फिर आनी चाहिए नदीय भैंस, और फिर आनी चाहिए दलदलीय भैंस। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है वो अपने सही हो जाएगा। 58 है, मुर्गियों में ब्रूडीनेस कौन सा लक्षण है? तो मुर्गियों में जो ब्रूडीनेस है वो है लिंग सहलग्न लक्षण। कैसा लक्षण है? लिंग सहलग्न लक्षण। ऊर्जा का संग्रहण एटीपी कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होता है? तो वो होता है आपके G2 अवस्था में। 60वां है, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो कैसे व्याख्या? द्विसंकर संकरण के द्वारा। कश्मीरी सोल तैयार की जाती है। कश्मीरी सोल किससे तैयार की जाती है? पश्मीना से। ठीक है जी। स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2014 में की थी? तो वो कौन सी योजना थी? वो थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्या था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 63, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल बोझा ढोने वाली है? तो गाय की कौन सी नस्ल है जो बोझा ढोने वाली है? वो मालवी। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है, तो वो एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम है। मुर्गी कितने सप्ताह की उम्र से अंडे देना शुरू करती है? तो मुर्गी अंडे देना शुरू करेगी 22 सप्ताह की उम्र से। अढ़ेया बुखार है, एफिमेरल फीवर जिसे कहा आपने, है ना, तो वो विषाणु जनित है। और कौन सा वायरस? रेबडो वायरस से। पोल्ट्री के झुंड में वेंट पिकिंग यानी कि गुदे में चोंच मारना बीमारी में किस बीमारी में देखने को मिलता है ना? तो ये कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? गंबोरो बीमारी में। स्वीट क्लोवर विषाक्तता का उपचार है। स्वीट क्लोवर विषाक्तता का उपचार है विटामिन के। कुत्ते में किस बीमारी को स्टुगार्ट डिजीज कहा जाता है? तो कौन सी बीमारी को कहते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस को। किसको कहते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस को। भारत में एफएमडी मुख्यतः किस स्ट्रेन से होता है? तो भारत में मुख्य स्ट्रेन है वो कौन सा है? ओ। ठीक है जी। सुअर में सकल ऊर्जा का कितने प्रतिशत मल के रूप में ह्रास हो जाता है? तो कितना प्रतिशत? 20%। फिर है जी रिजगा का वैज्ञानिक नाम है, तो रिजगे का वैज्ञानिक नाम है मेडिकेगो सेटाइवा। नेक्स्ट है कोल्ड मेस्टाइटिस का कारक है। तो कोल्ड मेस्टाइटिस का कारक कौन है दोस्तों? लेप्टोस्पाइरा। कोल्ड मेस्टाइटिस का कारक कौन है? लेप्टोस्पाइरा। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी में धसाव बन जाता है। फ्रैक्चर जिसमें हड्डी में क्या बन जाता है? धसाव बन जाता है। तो ऐसा फ्रैक्चर है वो क्या कहलाता है आपके? ऐसा फ्रैक्चर कहलाता है डिप्रेशन फ्रैक्चर। कैसा फ्रैक्चर है? डिप्रेशन। गाय में एआई कब और कहाँ करनी होती है? तो गाय के अंदर एआई एक तो कब की जाती है? मिड हीट में की जाती है। और कहाँ की जाती है? उसकी मिड सर्विक्स में की जाती है। तो मिड हीट में, मिड सर्विक्स में। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य भूसे की टीडीएन एवं पाचकता कर्म से होती है। तो दोस्तों जो टीडीएन है ना वो तो होती है 40%। कितनी होती है? 40%। और इसकी पाचकता जो है वो होती है 46%। तो कितना परसेंट है? 46%। निम्न में से हाई बाईपास प्रोटीन का उदाहरण है। तो हाई बाईपास प्रोटीन का उदाहरण आपके मक्का और ब्लड मील दोनों ही हाई बाईपास प्रोटीन के एग्जाम्पल है। 78 है सांड में शुक्र जनन की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होती है? तो वो आपके पूरी होती है यहाँ पे कितने दिन में? 64 डेज में। शल्य क्रिया के दौरान सुई को पकड़कर सूचरिंग में काम में लिया जाने वाला उपकरण है। तो सुई को पकड़ करके, ठीक है, सूचरिंग करने के काम में क्या लेते हैं? आपके निडल होल्डर। एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है थीका इंटरना से। किससे होता है? थीका इंटरना से। दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का एवं राजस्थान को राजस्थान नाम सर्वप्रथम कर्म से किसने दिया था? ठीक है जी। तो आपको बता दें कि राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द है वो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने यूज किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने यूज किया।
ठीक है जी। फिर बात करते हैं राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द की, तो वो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने उनकी जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, उसके अंदर यूज किया था 1829 के अंदर। किसने यूज किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो दूसरा आ जाएगा आपके कर्नल जेम्स टोड। तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 81 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। दोस्तों 82 जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का संयुग्म है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के 3 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, पहली बात तो कौन? बहावल नगर बनाता है, जो किसके साथ बनाता है? गंगानगर और बीकानेर के साथ, तो बहावल नगर। दूसरी बात है बहावलपुर बनाता है, कौन बनाता है? बहावलपुर बनाता है, और बहावलपुर बनाता है बीकानेर और जैसलमेर के साथ। और तीसरा है संगर, संगर बनाता है जैसलमेर और बाड़मेर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि 10 जिलों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है बीहड़ का संबंध है। तो बीहड़ का संबंध है आपके किससे? चंबल बेसिन से। किससे संबंध है? चंबल बेसिन से। बीहड़ क्या है? चंबल नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थला करती है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। राजस्थान की किस झील में पाए जाने वाले शैवाल यानी कि एल्गी से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो इसके अंदर आपके आएगा कौन? सांभर। ठीक है, सांभर जो झील है वहाँ भारत के नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत नमक प्राप्त करते हैं? 8.7% नमक उत्पादन है वो सांभर झील में होता है। ठीक है, और सांभर झील में पाए जाने वाले शैवाल से नाइट्रोजन युक्त क्या प्राप्त होती है? खाद प्राप्त होती है। अगला है लालसोट बोमानी रावसोला स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो कौन से खनिज से संबंधित स्थान है? यह आपके लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो मोरिजा लौह अयस्क के कौन कौन हो गए? लालसोट बोमानी रावसोला स्थान, है ना। इसके अलावा लौह अयस्क के और बात करें तो मोरिजा बानोल हो जाएगा, नीमला रायसेला और डाबला सिंघाना, ये लौह अयस्क के अन्य स्थान हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो माही परियोजना से आपके जो राजस्थान के हैं वो 2 जिलों को सिंचाई, और ये तीसरे ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, और वो 2 जिले कौन से हैं? आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। इसमें ध्यान रहे माही परियोजना में राजस्थान और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसकी राजस्थान की और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो इसके अंदर राजस्थान की सहभागिता वो 45% है और गुजरात की कितनी है? 55 है। तो ये अनुपात है 45-55। तो ये भागीदारी है दोनों राज्यों की। ठीक है, अब है राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे सर्वाधिक जो जिलों के बात करें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर, फिर उसके बाद बात करें तो अलवर, और फिर बात करें तो प्रतापगढ़। उदयपुर में तो लगभग 2757 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अलवर में 1197 वर्ग किलोमीटर और प्रतापगढ़ में 1038 वर्ग किलोमीटर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसका नामकरण जो है वो इसके अंदर भगवान शिव को समर्पित है, केवलादेव के नाम पर ही पड़ा। तो भगवान शिव, जो शिव मंदिर है उसके आधार पर बढ़ गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो NH जो 68 है उसके किनारे जैसलमेर व बाड़मेर के मध्य राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसलमेर बाड़मेर सांचौर, ठीक है, वह गुजरात से होकर के गुजरता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जिलों जैसलमेर बाड़मेर और जालोर और 2 जिला मुख्यालय जैसलमेर और बाड़मेर से होकर के गुजरता है। कौन सा? NH 68। बात करें राजस्थान में अस्पष्ट अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसके अंदर बात करें तो यह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए काली मृदा को उपयोगी क्यों माना जाता है?
काली मृदा को उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। इसके अलावा और बात करूँ तो काली मृदा के कणों की बनावट क्या होती है? बारीक होती है, जिसके कारण क्या होते हैं? अधिक आर्द्रता ग्राही होती है ना। और काली मृदा को अपन रेगुर मृदा भी कहते हैं। कैसी मृदा कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बात करें तो नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है इस मृदा के अंदर। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो जो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं जो पैदा करने वाले ज़िले हैं वो हैं आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से ज़िले हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और राजस्थान में जो गेहूं की किस्में हैं वो कल्याण सोना, कोहिनूर, सोनालिका, ठीक है। और शीतकालीन जो वर्षा होती है जिसे अपन मावट कहते हैं वो गेहूं की फसल के लिए ही लाभदायक होती है। और सर्वाधिक गेहूं आपके कहाँ? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पैदा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? ठीक है, तो इसके लिए आपके पास आएगा वर्ष 1977 पर, ठीक है। इसके बाद में बात करें वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया? तो वर्षा की मात्रा के आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण है वो आपके पूछे तो क्या कर दोगे? टिवार्था। राजस्थान में अब ध्यान रहे कि ये जो टिवार्था ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था वर्षा के आधार पर, वो इसने कितने भागों में बांटा? इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। एक तो इसने बोला कौन सा? AW, जो बोला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा इसने क्या बोला? दूसरा इसने बोला BSH, जो कि बोला उष्ण एवं अर्ध कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तीसरा इसने बोला मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश BWH। और चौथा इसने बोला अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश CAW। ये 4 इसने बांटे थे किसने? टिवार्था ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखे व अकाल का मानवीय कारण है। तो राजस्थान में सूखे और अकाल का जो मानवीय कारण, वनों की अनियंत्रित कटाई मानवीय कारण ही है। भूजल का अंधाधुंध विदोहन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अनियंत्रित पशुचारण तो उपयुक्त सभी, ठीक है। तो मानवीय कारणों में कौन कौन से आ जाएंगे? भूजल का अंधाधुंध विदोहन, वनों की क्या कर रहे हैं? अनियंत्रित कटाई, अनियंत्रित पशुचारण, इसके अलावा अति पशुचारण भी बोल सकते हैं। और एक पारिस्थितिक असंतुलन भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो निम्न में से अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। तो अम्लीय वर्षा के कारण की बात करें तो वो यहाँ पर कौन सा नहीं है अपने? कि कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाला धुआं बिल्कुल अम्लीय वर्षा का कारण बनेगा। रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं बिल्कुल बनेंगे। पेयजल भंडार, अरे ये अम्लीय वर्षा नहीं करवाते। औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित गैसें बिल्कुल, तो पेयजल भंडार है वो अम्लीय वर्षा का कारण नहीं बनते हैं, ठीक है। अब और बात करें अपन तो अगला है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले के अंदर है? तो वो आपके है डूंगरपुर जिले के अंदर, ठीक है जी। तो डूंगरपुर के कमला अंबा गांव में सोम नदी पर निर्मित बांध से निकाली गई है, जिससे डूंगरपुर व उदयपुर के गांवों की सिंचाई सुविधा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सेठिया जी को मिला लीलटांस के लिए। किसके लिए मिला? लीलटांस के लिए। और दोस्तों कौन सी सान में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इनको मिला 1976 में। कब मिला इनको? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार, गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। तो गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध जो आपकी दुर्ग है वो कौन है? मेहरानगढ़ है। कौन सा दुर्ग है जी? मेहरानगढ़ है, ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा ने कराया था 1459 ईस्वी में, है ना। मेहरान फारसी भाषा के मेहर शब्द से बना जिसका अर्थ होता है सूर्य, इसलिए इस गढ़ को दूसरा नाम जो है वो क्या कहते हैं? इसलिए इस गढ़ को दूसरा नाम सूर्यगढ़ भी कहते हैं। क्या नाम है दूसरा? सूर्यगढ़। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो किस हवेली के अंदर रखी है? बागोर की हवेली में। निम्नलिखित को क्या कीजिए भैया? अगला है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो बीजासन का जो मेला है वो आपके कहाँ लगता है? बूंदी में। तो ए में आ जाएगा दूसरा, ठीक है जी। फिर बात करते हैं लोहारगल मेला। तो लोहारगल जी का जो मेला है वो आपके कहाँ है? झुंझुनू। लोहारगल जी कहाँ है? झुंझुनू। गोमती सागर पशु मेला,
गोमती सागर पशु मेला जो आपको पता ही है कहाँ, झालरापाटन। और लास्ट में मैं बात करूँ शिवाड़ महादेव का जो मेला है वो आपके कहाँ लगेगा, सवाई माधोपुर। और ये ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोसर है, तो दोस्तों जो जोसर है वो होता है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। क्या होता है, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। अगर मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज है तो उसे क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं। और विवाह के अवसर का जो भोज है उसे कहते हैं बढ़ार। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो यहाँ से अपने को कौन सा कथन चुनना है, असत्य कथन चुनना है। 104 जो क्वेश्चन है वहाँ से, ठीक है। पहला है कि लवणीय या क्षारीय मृदा पूर्णतः अनुपजाऊ होती है। पहला है लवणीय क्षारीय मृदा पूर्णतः अनुपजाऊ होती है, तो ये बात सही है कि ये पूर्णतः क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में सोडियम और मैग्नीशियम के लवणों क्या होती है, परत जम जाती है, कमी नहीं पाई जाती है, परत जम जाती है, तो ये गलत हो गया। लवणीय क्षारीय मृदा को रे कलर उसर कहा जाता है। लवणीय क्षारीय मृदा कच्छ के रण तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके असत्य कथन हो जाएगा। किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है, तो 105 में बात करें तो अपन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन और सबसे क्या है, लंबी फड़ है। और राम स्नेही संप्रदाय का पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है, राम स्नेही संप्रदाय का जो पूजा स्थल है उसे कहते हैं राम द्वारा। क्या कहते हैं, राम द्वारा। और राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल उसे राम द्वारा कह दिया। और इसकी 4 प्रमुख पीठें हैं। एक पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है, दूसरी रेण नागौर में, तीसरी सिंहथल बीकानेर में, और चौथी है खेड़ापा के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला है मथेरना कला मुख्यतः किस शैली से संबंधित है। जो मथेरना कला है दोस्तों ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, और इस कला में ईश्वर गणगौर व देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाते हैं, ठीक है। और कौन से धर्म से संबंधित है ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और मुन्नालाल चंदूलाल मथेरना कला के प्रमुख कारीगर है, तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई, तो राजस्थान की जो प्रथम पर्यटन नीति है वो कब लागू की गई, वो 27 सितंबर 2001 को लागू की गई। और जो वर्तमान पर्यटन नीति है वो 2015 में लागू की गई। जो वर्तमान है पर्यटन नीति वो कब लागू की गई, 2015 में। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है, तो मीनाकारी की जो सबसे बड़ी मंडी है वो आपके सीतापुरा जयपुर में स्थित है मीनाकारी की, ठीक है। और वहाँ कौन सी जगह, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर। मीनाकारी के लिए जयपुर क्या है जी, प्रसिद्ध है। सोने से निर्मित आभूषणों पर रंगों की भराई का कार्य क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। और मीनाकारी कला का सर्वाधिक विकास जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। कुदरत सिंह इस कला के प्रमुख कलाकार है, और 1988 में इस कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। और तांबे की मीनाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध पूछे तो जयपुर। और सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, सीतापुरा में। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो पावना बिल्कुल विवाह से संबंधित है। दुपट्टा, सीठने, ये जो पणिहारी है ना, ये विवाह से संबंधित लोकगीत नहीं है। पणिहारी का मतलब होता है पानी भरने वाली स्त्री, और पणिहारी जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। राजस्थानी स्त्री का इसमें के अंदर पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है, किसके अंदर, पणिहारी के अंदर। करणी माता के बचपन का नाम था, तो करणी माता के जो बचपन का नाम था वो था रिद्दूबाई है या रिद्दीबाई। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी जहां 1857 ईस्वी का विद्रोह करने वाले तथा विद्रोह का दमन करने वाले दोनों राज्य के बाहर के थे, तो ये बात है धौलपुर की। कौन सी रियासत थी, धौलपुर। धौलपुर रियासत में क्या हुआ कि ग्वालियर से आए जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने तो क्रांति को प्रारंभ किया, और अंग्रेजों ने पटियाला से क्या बुलाई, सेना यहाँ पर बुला करके क्रांति का क्या किया, दमन किया, ठीक है। तो क्रांति का विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे, और विद्रोह का दमन करने वाले भी क्या, दोनों की क्या थे, राज्य के बाहर के थे, ठीक है। और यहाँ के जो राजा थे भगवंत सिंह, उसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था।
तो राजपूतों की जो उत्पत्ति वो ब्राह्मणों से हुई है, इस कथन का प्रतिपादन किया था D.R. भंडारकर ने। किसने किया था? भंडारकर ने। भंडारकर बोले कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से या गुजरों से हुई है, और इस जो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा थे उन्होंने इस भंडारकर साहब का समर्थन भी किया। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है? तो छापामार युद्ध पद्धति का जनक है वो किसको माना जाता है? राणा हमीर को माना जाता है। राणा हमीर को छापामार या गुरिल्ला पद्धति जो है, छापामार के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? गुरिल्ला पद्धति। कौन सी पद्धति यूज कर सकते हैं? गुरिल्ला पद्धति, ठीक है। और विषम घाटी पंचनानी राणा हमीर की उपाधि दी थी उन्होंने, और विषम घाटी पंचनानी का शाब्दिक अर्थ विषम समय में सिंह के समान रहने वाला। विषम समय में किसके समान रहने वाला? सिंह यानी शेर के समान रहने वाला। सिरोही राज्य में एकी आंदोलन का संबंध मुख्यतः किन जनजातियों से था? तो वो एकी आंदोलन का जो संबंध है वो भील और गरासिया जनजातियों से। कौन सी जनजातियों से? भील और गरासिया से। देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो रियासती विभाग की जो 5 जुलाई 1997 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई, ठीक है जी। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो शिलालेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान के सबसे प्राचीन शिलालेख की अगर अपन बात करें तो सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बड़ली शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बड़ली शिलालेख, ठीक है। और ये शिलालेख जो है अजमेर ज़िले के बड़ली गांव में स्थित है, और ये भिलोत माता के मंदिर से प्राप्त हुआ, ठीक है। जो बड़ली शिलालेख है वो भारत का जो प्रिय शिलालेख है उसके बाद में दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है, लगभग 433 और 443 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। वह कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ से वस्त्र के प्रमाण मिले? तो वस्त्र के प्रमाण मिले आपके बालाथल उदयपुर से, ठीक है जी। बालाथल, यहाँ क्या है कि एक हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है, और इसके अलावा और वस्त्र का कहाँ से मिला? आपके बेराट से भी मिला है। कहाँ से मिला है वस्त्र वाला? बेराट से भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है। तो केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग आपके है लोहागढ़ भरतपुर वाला। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल ने महाराजा बदन सिंह के काल में करवाया था, और इस दुर्ग को अजयगढ़, विजयगढ़ कई नामों से जाना जाता है, ठीक है साहब। ये यहीं पे अपन समाप्त करते हैं मॉडल पेपर नंबर 6 को। कैसा लगा पेपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे के लिए सजेशन करते रहिए, बने रहिए चैनल पे, कमेंट करते रहें, हौसला अफजाई बढ़ाते रहें। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।